क्लास ऑफ असेंबली फिजिक्स। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम होगा कोरोलियस बल। ठीक है बेटा। अब कोरोलियस बल होगा किसमें? रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। पता है बेटा, जब कोई एक फ्रेम, मतलब मान लीजिए पृथ्वी, मान लीजिए हमारी कोई भी फ्रेम यदि राउंड शेप में घूमे ना, जैसे गोल गोल घूमे ना, तो उस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? कोरोलियस बल बोलते हैं। ठीक है बेटा। बहुत शानदार फोर्स होता है और बहुत कम मेजर होता है। ठीक है। आपने कभी एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक बंदा पहाड़ पे खड़ा रहता है, ठीक है, फिर क्या करता है, पहाड़ी रहती ऐसी है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। यहाँ पे वो क्या करता है, एक बास्केटबॉल या फुटबॉल अपने हाथ में रखता है और क्या करता है, फ्री फॉल करता है, मतलब इसको मुक्त रूप से छोड़ता है। आपने कभी ऐसा वीडियो देखा होगा जिसमें ना एक बंदा बहुत चोटी पे खड़ा रहता है और ऐसी क्या रहती है, पहाड़ी रहती है, उस पर एक बॉल लगता है और फिर क्या करता है, उसको आराम से छोड़ता है। आराम से छोड़ता है तो बताओ होना क्या चाहिए? यदि बॉल को यहाँ से छोड़े तो बॉल क्या कर जानी चाहिए, यहाँ पर टकरा जानी चाहिए या फिर यहाँ पर कहीं पर भी टकरा जानी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। बॉल क्या करती है, आराम से कैसे करती है, समथिंग लाइक दैट, ऐसे मोशन करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहाड़ी पे टक्कर होने के बाद इधर आई ना, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि वो अपने आप ही क्या करती रहती है, समथिंग लाइक दैट, ऐसे मोशन करती रहती है। अभी बताओ, वो उसने छोड़ा तो फ्रीली था, जैसे मान लीजिए मैं कि यहाँ पे एक पार्टिकल छोड़ूं तो सीधा ही आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, काफ़ी ऊंचाई पे जाने के बाद यदि मैं एक पार्टिकल छोड़ूं, वो सीधा ना गिर के थोड़ा सा क्या हो जाता है, अक्ष दिशा में क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, अर्थात विस्थापित हो जाता है। अब ये जो डिस्प्लेस हुआ वो किस वजह से हुआ, ये फिनोमिना ही क्या है, कोरियोलिस बल। इसको ना स्पेलिंग में तो लिखता है कोरियोलिस, अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, कोरोलियस बल। ठीक है बेटा। तो यही क्या है, कोरोलियस फोर्स है। लेकिन इसके लिए जो मस्ट क्या है, मस्ट है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अर्थात हमारे पास पहले तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए जो क्या करता हो, रोटेटिंग करता हो, अर्थात गोल गोल घूमता हो। अभी बताओ, पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी रोटेट करती है ना, तो पृथ्वी कौन सा फ्रेम हो गया, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अब कहीं पर भी यदि खड़ा होकर बॉल छोड़ेगा तो उस पर क्या लगेगा, कोरोलियस फोर्स लगेगा, और कोरोलियस फोर्स की वजह से ही ये इसके टच नहीं होती, बट फिर भी कैसे करती है, समथिंग लाइक दैट मोशन करती है। अब ये क्यों करती है, कैसे करती है, किस दिशा में बल लगता है और कितनी हाइट का मतलब इफेक्ट रहता है, हाइट का कितना इफेक्ट रहता है, ऐसे बोल दीजिए, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे अपन किसमें, कोरोलियस फोर्स में। तो बहुत शानदार और बहुत ट्विस्टिंग वाला टॉपिक है। ठीक है। हाँ, लेकिन है टफ, ये क्लियर करना बेटा, है टफ इसलिए इसको हो सकता है एक क्लास में, 2 क्लास में कम से कम, हो सकता है 3 भी क्लास में हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ऑफ ये थोड़ा सा टफ है और इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे न्यूमेरिकल भी पूछे। ठीक है बेटा। तो अभी कोरोलियस का वापस फिनोमेना क्लियर करते हैं। क्या होता है, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगा, पार्टिकल छोड़ोगे तो वह सीधा नहीं गिर के क्या होगा, हल्का सा अक्ष दिशा में क्या होगा, ड्रिफ्ट होगा। वो जिस वजह से होता है वह फोर्स क्या कहलाता है, कोरोलियस फोर्स कहलाता है। ठीक है बेटा। तो अब बताओ, इसको अपन को डेराइव करने के लिए सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, जो कि मस्ट है हमारी, क्या है, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बना ले रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आइए बेटा देखिए, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस, यहाँ पे 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। ठीक है बेटा। ये एस है जो कि किस पे है, रेस्ट पे है, मतलब ये मोशन नहीं करेगी बेटा। ये लीजिए, ये किस पे रहेगी, रेस्ट पे ही रहेगी। बट इसके सापेक्ष कोई दूसरा रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी, जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है बेटा। इसको स्टार्ट करने से पहले अपन पहले इसको साफ कर देते हैं। ठीक है। लास्ट में रिजल्ट यही आएगा जो हमने एक एग्जाम्पल से समझा है। ठीक है बेटा। अब ये देखिए, ये कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा है, किस पे है, रेस्ट में, अर्थात मोशन नहीं करी। अब इसके सापेक्ष एक अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसका नाम क्या है, आर, जो कि विच इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है बेटा। कांस्टेंट वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है। ओमेगा से क्या कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी ओमेगा से मोशन कर रही है। कंडीशन क्या होगी, जैसे मान लीजिए ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है बेटा। ऐसा ही कोई दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जैसे मान लीजिए ये मेरा दूसरा हाथ हो गया। ठीक है। अब ये एस है, इसमें हम लिख दें क्या, एस। ठीक है बेटा। और आर तो नहीं लिख पाऊंगा, बट आप समझ लेना। ठीक है। ये दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, आर है। अब ये एस के सापेक्ष क्या कर रहा है, ओमेगा कौन से क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। ठीक है बेटा। तो जब यह कुछ समय बाद, मान लीजिए टी टाइम बाद क्या होगा, रोटेट कर जाएगा। अब जो रोटेट कर गया है वो फ्रेम क्या कहलाएगा, आर। आर को ऐसे समझ लीजिए, ये क्या है, रोटेटिंग फ्रेम है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
थीटा यदि से डिस्प्लेस हुआ तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी सर ओमेगा टी। ठीक है बेटा, यहाँ पे इस तरफ क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा थीटा, वही सेम वैल्यू क्या आएगी, क्या, ओमेगा टी। ठीक है बेटा, अब मान लीजिए इन दोनों फ्रेम में एक पॉइंट है, पॉइंट ये मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है P। तो देखिए एस के सापेक्ष विथ रेस्पेक्ट टू एस, विथ रेस्पेक्ट टू एस इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स वाई और जेड, और एस आर के सापेक्ष पॉइंट वही है, अभी P और P डैश अलग बोल रहा हूँ, ठीक है, केवल पॉइंट सेम ही है, इसका क्या हो जाएगा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। समझे नहीं समझे? देखिए एस की जो एक्सिस है उसको मैं बोल रहा हूँ एक्स वाई और जेड, ये लीजिए एक्स वाई और जेड, और जो y की एक्सिस रहेगी बेटा, ठीक है, y नहीं r की, उसको बोल देते हैं x डैश, ये क्या हो गया y डैश, और यहाँ पे क्या आ जाएगा z डैश। अब बताओ z पे रहेगा तो z बराबर क्या बोल सकते हो, z बोल सकते हो, और z भी यदि थोड़ा सा रोटेट करे तो z को भी थोड़ा सा क्या कीजिए, थीटा पे रोटेट करवा दीजिए, पर ये दिखाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट वही है, पॉइंट वही है, एक बंदा एस पे बैठा है और उस पॉइंट को देख रहा है। समझ पा रही हो कैसे? जैसे मान लीजिए मैं स्थिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूँ, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट है और मैं उसको ऐसे बैठा बैठा देख रहा हूँ। समझ पा रहे हो? ठीक है, अब दूसरा बंदा देख तो रहा है मेरे साथ, यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे एक चेयर डाल देते हैं, वहाँ पे रख देते हैं, और यहाँ पे एक बंदा और बिठा देते हैं, लेकिन उसका जो रोटेटिंग फ्रेम है वो क्या कर रहा है, थीटा पे मोशन कर रहा है। ठीक है, तो बताओ अपन ऑब्जर्वर बैठता कहाँ पे है, मूल बिंदु पे, तो जब मूल बिंदु पे बैठेगा तो उन दोनों को चाहे रोटेटिंग फ्रेम हो या ना हो, पी पॉइंट तो सेम ही जगह दिखाई देना है ना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो कोऑर्डिनेट पी का होगा किसमें, एस में, वही वापस पी डैश बोल दो या पी बोल दो, क्या होगा, आर में होगा। ठीक है, इसका मतलब यदि मैं एस के लिए, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यदि मैं एस के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस के लिए, एस निर्देश तंत्र के लिए मैं आपका P का कोऑर्डिनेट लिखूं, P का मतलब यहाँ पे O बोल दीजिए, इसको मैं क्या बोल दूँ, R, तो मैं P के लिए OP वेक्टर लिखूं, उसको मैं लिखूंगा R वेक्टर, और R वेक्टर की वैल्यू होगी x i कैप, y j कैप, और z क्या हो जाएगा, k कैप। ठीक है बेटा, यहाँ से अपन बोल सकते हैं इसको इक्वेशन 1। यहाँ तक समझो क्या किया, कुछ नहीं किया, ऑब्जर्वर जो बैठा था उसको P पॉइंट दिखाई दे रहा था, तो P पॉइंट के लिए वेक्टर बना दिया R वेक्टर। ठीक है बेटा, कौन सी फ्रेम के लिए, एस फ्रेम के लिए। नाउ अब अपन बनाएंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसके लिए, R के लिए, रोटेटिंग फ्रेम के लिए। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिखाई दे रहा है क्या, देखिए बेटा यहाँ पे बना देते हैं। अब अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसके लिए बात कर लें, R के लिए बात कर लें। तो R के लिए जो वेक्टर रहेगा उसको आप R बोल भी सकते हो, यदि दूसरा रोटेटिंग फ्रेम है वहाँ पे x डैश y डैश z डैश है, यदि आप थोड़ा सा उसको हटके लिखना चाहो तो उसको आप क्या बोल सकते हो, R डैश बोल सकते हो। ठीक है, R डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, x डैश i डैश। ठीक है, और क्या हो जाएगा बेटा, y डैश i के साथ क्या आता है, z डैश, और z डैश k डैश। ठीक है बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, R डैश आ जाएगा। R डैश का मतलब क्या, R डैश का मतलब पॉइंट सेम अभी भी वही है। ठीक है, P डैश का क्या हो जाएगा, स्थिति सदिश हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, जिसमें क्या आ जाएगा, x डैश y डैश k, x डैश i डैश, y डैश z डैश, और z डैश k डैश। कैसे आया सर, यहाँ पे x y भी अलग लिया है, x डैश y डैश z डैश भी अलग दिया है, तो यहाँ पे आई जे के क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे जो x का जो कोऑर्डिनेट रहेगा उसको आप बोल सकते हो i डैश, y को आप बोल सकते हो z डैश से, और z को आप बोल सकते हो k डैश। ठीक है बेटा, अब देखिए r डैश आया, ओके। अब अपन बात करते हैं सदिश की परिभाषा पे, किस पे, सदिश की परिभाषा से। बेटा वापस क्लियर कर रहा हूँ, ये टॉपिक बहुत टफ भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चाहे मेरे को 4 ही वीडियो क्यों ना बनाने पड़े, इसको मैं आपको एक एक दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा, बट ये श्योर है मैं ये टॉपिक आपको क्लियर करवाऊंगा। जब ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा आप ये रियलाइज़ कर पाओगे कि कोरोलियस फोर्स क्या है, ये श्योर है, और मैं करवाऊँगा। ठीक है बेटा, चाहे आपको एक एक स्टेप मेरे को 2 या 3 बार बताने पड़े। ठीक है, हो सके तो मैं वीडियो भी चेंज कर दूँ, वापस कोई और वीडियो डाल दूँ, इसी पे करूँगा, लेकिन ये है कोरोलियस फोर्स आपको क्लियर ज़रूर करूँगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब मैं बताऊँगा आपको किसकी डेफिनेशन ऑफ वेक्टर की, सदिश की परिभाषा बताइए बेटा। सदिश एक ऐसी भौतिक राशि जिसकी दिशा के साथ क्या हो, परिमाण भी हो, क्या कहलाता है, सदिश कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 5i। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक बात बताओ, ऑब्जर्वर मूल बिंदु पे बैठता है, उसको भी P उतना ही दूरी पे दिखाई देगा जिसको
आर वाला ऑब्जर्वर बैठा है उसको दिखाई देगा। समझ पा रहे हो ना? वापस समझिए, दो ऑब्जर्वर है, एक एस का है और दूसरा आर का है, वो लेकिन देख तो एक ही पॉइंट को रहे हैं ना, तो उनके लिए दिशा, देखने की दिशा और देखने का परिमाण अभी भी क्या है, बराबर है। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं है तो वापस बताऊंगा। देखिए बेटा, वो बोल क्या रहा हूँ, एक एस का ऑब्जर्वर है, दूसरा किसका है, आर का ऑब्जर्वर है। दोनों बैठे कहाँ पे, ओरिजिन पे, ऐसे आराम से बैठे, ठीक है। देख वो एक ही चीज़ को रहे हैं, तो उनके लिए देखने की दिशा और जहाँ तक देख रहे हैं, दोनों देख तो एक ही पॉइंट को रहे हैं ना, तो परिमाण क्या हो गया, बराबर हो गया। तो बताओ दो सदिशों की यदि दिशा और परिमाण बराबर हो जाए तो वो क्या कहलाते हैं, समान सदिश कहलाते हैं। दैट मीन्स वी कैन से दैट क्या, आर बराबर है किसके, आर डैश के। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म लिख रहा हूँ बेटा, ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा केवल और केवल इस टर्म से। इसको बार बार समझ लेना, ये केवल एक पॉइंट क्लियर है ना बेटा, तो जो पूरा कोरोलियस फोर्स है उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो वापस क्या बोल रहा हूँ, ऑब्जर्वर दोनों बैठे हैं मूल बिंदु पे, एस का और आर का। देख एक ही दिशा में रहे हैं, जैसे मान लीजिए फैन को देख रहे हैं, देख एक ही दिशा में रहे हैं और एक ही दूरी तक देख रहे हैं, तो दिशा और परिमाण बराबर हो गया। तो अपन बोल सकते हैं ये जो दोनों वेक्टर है वो क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है बेटा, अब एक बात बताओ, यदि r इक्वल टू आर डैश है, समझना, तो क्या मैं ये टर्म लिख सकता हूँ? देखिए बेटा, तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि r बराबर x डैश आई डैश, y डैश z डैश और z डैश k डैश। ये बताओ बेटा, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैं प्रॉपर इक्वेशंस बनानी स्टार्ट करूँगा। अब काम शुरू हो गया हमारा जो अपन को डेराइव करना है उसके लिए। देखिए r बराबर आर डैश क्लियर किया, 2 बार क्लियर किया। बताओ r बराबर आर डैश है तो क्या मैं यहाँ पे आर डैश की वैल्यू लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। तो इसको अपन बोल सकते हैं क्या, विस्थापन समीकरण। विस्थापन समीकरण बोल दीजिए, या बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ठीक है, क्या बोल दीजिए, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बोल दीजिए। यहाँ तक देख लो, उसके बाद अपन पढ़ेंगे किसका, वेग रूपांतरण समीकरण, त्वरण रूपांतरण समीकरण, और फिर लास्ट में जाके आएगा क्या, बल का रूपांतरण समीकरण। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए अभी तक हमने आज केवल इतना ही निकाला है, क्या, विस्थापन समीकरण। वापस देखो विस्थापन समीकरण कैसे आया, आर बराबर आर डैश हुआ, क्यों हुआ, समान सदिश से हुआ। फिर हमने क्या किया बेटा, आर की जगह आर डैश की वैल्यू रख दी, तो हमारे पास आ गया विस्थापन समीकरण। एक फ़ायदा ये भी तो है ना, आर की वैल्यू लेके एस में चले थे, आर एस में, आर किस में गई सॉरी आर किस में गई, आर में आ गई, तो अपन बोल सकते हैं ये क्या है, विस्थापन समीकरण है। ठीक है बेटा, यहाँ तक यदि आप लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन चलते हैं अभी किस पे, वेग रूपांतरण समीकरण पे। किस पे, वेग रूपांतरण समीकरण पे। ले लीजिए बेटा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। आओ बेटा देखिए, अब अपन पढ़ेंगे वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इसी से पढ़ लेंगे। ये जो इक्वेशन आई है ना, इससे तो नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारे यहाँ, इसका पॉइंट बोल सकते हो भी। बेटा यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना, डेडेड नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, तो मैं भी पॉसिबल है कि आपको ये पूछ ले कि कोरोलियस बल के लिए विस्थापन रूपांतरण समीकरण बनाओ, तो दो, एक डायग्राम और एक इक्वेशन। डेड नंबर में इतना बहुत है तो इससे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अर्थात वेग का रूपांतरण समीकरण। ठीक है बेटा, अच्छा देखिए हमारे पास जो रिजल्ट आए उनको लिख लें एक बार। हमारे पास रिजल्ट आया आर, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। ठीक है, फिर क्या आया, आर डैश, क्या आया, एक्स डैश आई डैश, वाई डैश जेड डैश और जेड डैश के डैश। ठीक है, एक इक्वेशन आई आर इक्वल्स टू आर डैश की भी आई। ठीक है, जिससे हमने क्या बना लिया, जिससे हमने बना लिया आर इक्वल्स टू एक्स डैश आई डैश वाई डैश जेड डैश और जेड डैश के डैश। ये लीजिए, यहाँ तक हमने क्या बनाए, रिजल्ट बनाए। अब अपन क्या करेंगे, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनेगी, सिंपली क्या करना है आपको, डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, देखिए वेलोसिटी जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इक्वेशन आएगी ना, वो दो चीज़ के लिए आ सकती है ना, एक तो एस के लिए आ जाएगी और क्या आ जाएगी, एस डैश के लिए आ जाएगी। अभी तक हमने जो रिजल्ट निकाला है क्या, इक्वेशन ए है ना, तो अभी आप क्या कीजिए, इक्वेशन ए को क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए, अर्थात क्या कीजिए, इसका अवकलन कीजिए। देखिए बेटा आइए,
वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अब इक्वेशन 1 इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। बेटा ये मैं ऊपर वाली टर्म मिटा रहा हूँ एक बार, ठीक है। देखिए आइए, अब जब अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी dr/dt। अब एक बात बताइए, डिफ्रेंशिएट किसका कर रहे हैं, r किस में है, s में है, ठीक है। तो s में बताओ x डैश i डैश वेरी करेंगे, क्यों, r क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। तो रोटेशन कर रहा है तो क्या करेगा, वेरिएशन होगा। तो वेरिएशन होगा तो एक ये भी वेरी करेगा और ये भी वेरी करेगा। दैट मीन्स जो अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे उसमें दोनों का क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होगा। दैट मीन्स अपन बोल सकते हैं dx डैश अपॉन dt आई कैप, dy डैश अपॉन dt क्या हो जाएगा, j डैश, ठीक है, डैश, और dz डैश अपॉन dt क्या हो जाएगा, k डैश हो जाएगा। अब देखिए बेटा, चूंकि x डैश i डैश y डैश z डैश भी वेरी कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेम क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। तो रोटेशन करेगा तो बेटा एक चीज़ और आ जाएगी साथ में, क्या आ जाएगी, एक चीज़ इसके साथ ही लिख देता हूँ, डी डैश अपॉन dt, डी z डैश अपॉन dt, और डी k डैश अपॉन कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन गई हमारे पास किसके लिए, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के लिए। क्या किया, पहले x डैश का अलग किया और फिर i डैश का क्या किया, अलग किया, ठीक है बेटा। अब बताओ यदि अपन को वैल्यू मिल जाए किसकी, dx डैश अपॉन dt की और इन दोनों टर्म की, ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगी हमारे पास वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ जाएगी। एक मिनट देखता हूँ बेटा, वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं हुआ ना, कितना टाइम हो गया, 16 मिनट, ठीक है बेटा। फिर आज के लिए इतना बहुत है, कल अपन क्या करेंगे, इसी टॉपिक को क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आए। आपके कोई भी क्वेरीज डाउट हो तो जो ग्रुप बना हुआ है बेटा, आप उस पर क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग, थैंक यू बेटा।